अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से। आप लोगों ने बहुत हमने अपने शोज़ में जो है हार्ट के हवाले से बात कर ली, आइज़ के हवाले से बात कर ली और डेंटल ओरल हाइजीन के हवाले से भी हम लोगों ने बात कर ली है। लेकिन आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजियोथेरेपी क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर एहसन ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं K21 टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, हेल्थ 21 का आपका। आप लोग हम डॉक्टर्स की आवाज़ बनते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं कि आप तबीयत कैसी है आपकी, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मेरी तबीयत ठीक है। सो ये बताएं कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या? हम सुनते रहते हैं टर्म फिजियोथेरेपी बट वी एक्चुअली डोंट नो कि है क्या, तो ये बताइएगा। आम फहम ज़ुबान में फ़िज़ियोथेरेपी कुछ डिजीज़ की डायग्नोसिस यानी उसकी तशख़ीस और उनकी ट्रीटमेंट फ़िज़िकल एजेंट से, एक्सरसाइजेज़ के थ्रू, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से और मॉडलिटीज़ यानी मशीनरी से। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जैसे मस्कुलर डिजीज़ हो गए, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो गए, कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी, हार्ट और सांस की बीमारियों के, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो बेसिकली ब्रॉड रेंज ऑफ डिजीज़ की। तो इनकी जो सब स्पेशलिटी क्या है ये भी बताइएगा फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी की मेजर 9 सब स्पेशलिटीज़ हैं। एक है मस्कुलोस्केलेटल सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए, और पीडियाट्रिक्स जो छोटे बच्चों में होती हैं। और इसके अलावा जो है गायनिकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन जो हमारे वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो फिजियोथेरेपी की नीड जो होती है वो मतलब कब होती है? क्या ऐसी कोई मखसूस एज होती है जिसमें फिजियोथेरेपी की नीड होती है, या फिर जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, एडल्टहुड को हम हिट करते हैं, तब से हमें फिजियोथेरेपी की नीड होनी होती है? ये भी बताइएगा। देखिए, फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक हिस्सा है, तो ठीक है, सिंस बर्थ जो है उसकी अनटिल डेथ आपको किस वक्त में नीड पड़ सकती है। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जैसे आप बर्थ से लेकर आते हैं, जैसे सीपी हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई। और कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो एज रिलेटेड नहीं भी होते, जैसे आपको स्ट्रोक हो गया। ठीक है। अब आजकल तो किसी भी एज में हो सकता है स्ट्रोक वगैरह, या कार्डियक इश्यूज़ हैं, ठीक है, और वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये भी बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है एंड आपने इसी चीज़ में परसुएट करने का क्यों सोचा अपने करियर का? इसकी दो वजूहत हैं। कोई इंस्पिरेशन है आपकी, किसी को देखा आपने? इस पे मुझे एक शेर याद आता है, अगर आपकी इजाज़त हो। ओके, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इब्ने मरियम कहते हैं मसीहा को, फिजियोथेरेपिस्ट को मसीहा कहते हैं। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो एक डॉक्टर के डॉक्टर बनने की बड़ी वजह यही होती है कि भाई वो जो है लोगों की ट्रीटमेंट करे, उनके पेन्स और इश्यूज जो है वो सॉल्व करे। दूसरी मेजर वजह थी, माय फादर पुश्ड मी इनटू फिजियोथेरेपी। You don't want to be a part of this career? No, I did want, but he introduced me to this field कि भाई इतनी बड़ी broad field है, इसकी खुद आगे स्पेशलिटीज़ हैं, आगे you can do it, you are talented and this field needs talented persons। ठीक है। सो आप अपने आप को कितना ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं? और दूसरे सवाल मैं आपसे उसी से लिंक करते हुए ये भी पूछूंगी कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, बताइएगा। मैं टैलेंटेड पेशेंट से पूछिएगा। ओके। नहीं, लेकिन पेशेंट्स का रिस्पांस भी तो आता होगा ना आपको। हाँ, कि डॉक्टर साहब आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी, ऐसे ऐसे जवाबात आते होंगे आपको भी। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हम समटाइम पेशेंट की ट्रीटमेंट में हम अपनी भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो हैप्पीनेस हम देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप 8 इयर्स के पेन से हम आए और आपने वो अल्हम्दुलिल्लाह शफा दी। तो डॉक्टर ईसा में मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए।
तो वी आर द बिगेस्ट चेन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ओके and we have a boss, Dr. Farhan Isa. He is such a sweet and humble person. He encourages so much support, very supportive. और हमारी जो टीम ऑफ फिजियोथेरेपी है, सच अ बिग टीम, कितने लोग They काम are- कर रहे हैं आपकी टीम में इस वक्त? ऑलमोस्ट 35. 35। और कितने मेल एंड कितनी फीमेल काम कर रही हैं? फीमेल्स का रेशियो ज़्यादा है. ओके जी जी. ठीक है। सो आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी किस्म का चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड इस वक्त जो है सरगर्म है, लग रहा था कि कोविड ख़त्म हो रहा है, लेकिन जी, जी। स्कूल्स खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, तो अब जो है ये केसेस मज़ीद सामने आ रहे हैं, तो मज़ीद ये जी, जी। कितना ज़्यादा चैलेंजिंग बन चुका है आपके लिए, एंड ख़ास तौर पर क्या फिजियोथेरेपी से आपका लिंक है, जी, जी, तो बस इस हवाले से आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, पहला चैलेंज तो ये है कि डॉक्टर खुद भी अफेक्ट ना हो, ना ही वो दूसरों को अफेक्ट करे. क्या आपकी First, टीम do में no कोई good. इफेक्ट हुआ? हमारी टीम में On job? एक हुई थी, डॉक्टर नौरीन ठीक को है। हुआ था. जी जी. सही। बावजूद वो एहतियात वगैरह के. पहला चैलेंज तो ये था कि जो है उनको हम प्रिवेंशन करवाएं, उनको डिजीज़ हो ही ना. ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे ही आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे लामोहल्ला, उनमें से किसी ना किसी को वही ठीक है। होता है. ठीक है, उनको प्रिवेंशन बताएं और उनको इनिशियल स्टेजेस पे इस डिजीज़ को टालने की आप बताएं, जिसमें स्टीमिंग हो गई, आप स्टीम Steaming हो गई। लें थ्राइस अ डे. दिस Thrice इज़ a day. वेरी मच अफेक्टेड विद कोविड-19. तो आप स्टीम लें थ्राइस अ डे, और कोविड-19 हो या कोई भी और वायरस हो, तो steam हम वो किस चीज़ के ले respiratory- सकते क्योंकि हैं? क्योंकि कोविड-19 जो है वो रिजाइड ही रेस्पिरेटरी स्पेसेस में करता है. सही। जी जी. ठीक है। साथ ही ये भी बताइएगा कि फिजियोथेरेपी डिसऑर्डर या बीमारियां कह लें, कुछ वक्त लगता है इनको ठीक होने में, तो ऐसा क्यों होता है? कुछ बीमारियां जैसे स्ट्रोक हो गया, सीपी हो गया, तो कुदरती तौर पे आपको पता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इतना नुकसान उनका हो चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होते हैं. दे डू इम्प्रूव बट वेरी ग्रेजुअली. और दूसरी जो बहुत बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो सर्कलिंग करके इधर उधर से हो के या लेट करके फिर आपके पास आते हैं जब उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी होती है. तो ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उनके हम जान सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो चुकी हैं, अब ये टाइम आ गया है, या पानी सर से ऊपर जा चुका है? कभी कभी आपके पास ऐसा भी पेशेंट्स आते होंगे जब हालत उनकी बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल. क्रिटिकल हो जाती होगी, तो उस सिचुएशन में आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हैं, और आपकी जो स्ट्रेंथ क्वालिटीज़ जो होती हैं ट्रीटमेंट की, जी, जी. उस लेवल को बरकरार कैसे रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी इसी मेरे प्रोग्राम मतलब आपने जो बुलाया उसकी वजह भी एक ये है कि भाई अवेयरनेस हो लोगों को. बिल्कुल। देखिए, जब एक आपको डिजीज़ होता है तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए. डॉक्टर को अप्रोच करना ठीक है, आप चाहिए। फिजिशियन को अप्रोच करें, वही आपको रेफ़र कर देगा रेलिवेंट जो है स्पेशलिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कार्डियो को वगैरह वगैरह ना. तो जैसे ही आपको डिजीज़ होता है आप जाएं, डॉक्टर को अप्रोच ज़रूर करें. ऐसे ना हो कि भाई आप घरेलू टोटके या इधर उधर की एग्जैक्टली। जैसे आपको एड्स मिल जाते हैं, भाई फलां दवाई है इस पे लगाएं, दर्द ठीक हो जाएगा या फलां ठीक हो जाएगा. तो ऐसे ना करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अप्रोच करें डॉक्टर को. अच्छा, फिजिशियन और थेरेपिस्ट में क्या, फिजियोथेरेपिस्ट में क्या मेजर डिफरेंस होता है? फिजियोथेरेपी भी मेडिकल साइंस का एक ठीक है। है हिस्सा ना. तो फिजियोथेरेपी के दो रास्ते हैं. एक तो आप MBBS करके FCPS करके आएँ, फिजियोथेरेपी में आएँ, या फिर आप डायरेक्ट जो है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी से ठीक आएँ. है। तो दीज बोथ आर पार्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड. अच्छा, फिजियोथेरेपी के लिहाज से इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि माशरा, सोसाइटी, इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वो बीमारियां अब लग रही हैं, नज़र आती हैं पैदा होने के साथ ही, जो कहा जाता था कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही बीमारियां होंगी. तो अपने आप को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? अपने आप को आप हेल्दी, और हम तो चाहते हैं कि भाई आप इस स्टेज पे पहुंचे ही ना कि आप जो है किसी डॉक्टर को के पास जाना पड़े. आप खुद ही जो है से इतने फिट रहें. तो पहली जो है मैं समझता हूँ कि आप एक्सरसाइज ओरिएंटेड लाइफ गुजारें. एक्सरसाइज करें. कौन कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट Stretching. करें.
हर ऑर्गन की होती है, आर्म्स की होती है, स्पाइन की होती है, लेग्स की आप होती खुद है। कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं भी बताइएगा। मैं तो 9 बजे वापस आता हूँ तो जिम 9 to 10 होती है। टाइम तो मिलता है आपको एक्सरसाइज करने का? बहुत मुश्किल से मिलता है, हम तो पेशेंट पे अप्लाई कर रहे होते हैं मोड़े तो हमारी आदत तो, ठीक है। लेकिन जिम का एक अलग मैंने टाइम बहुत वो किया हुआ, इंशाल्लाह मैं करूँगा परसों। अच्छा, दोबारा रिज्यूम करूँगा। जी जी। हाँ जी, जी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं, आपका जो असेसमेंट होता है, एक डॉक्टर का असेसमेंट होता है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते, तो उस सूरत में आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज, कौन सी ऐसी टेक्निक्स जो हैं जो आपको डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी की तरफ से भी दी गई हैं, बताई गई हैं कि भाई आप ये टेक्निक्स या इस तरीके से अपने पेशेंट को कन्विंस करें ताकि वो आपकी बात माने और सेटिस्फाई हो आपके डिसीजन से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी जो है खुद ही डायग्नोज कर लेते हैं और फिर खुद ही इलाज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट भी खुद ही करते हैं। भाई आप ये ट्रीटमेंट, भाई आप खुद हमें बता रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट करो तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? ठीक है, तो डॉक्टर फरहान ईसा जो है इस बारे में हमें बहुत सपोर्टिव है। वो ही इज़ बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। ही इज़ आवर बॉस ऑल्सो। तो उनकी बहुत गाइडेंस होती है कि भाई आप थोड़े से काम रहें, अ पेशेंट मस्ट बी मोर पेशेंट देन पेशेंट गुस्सा हिटसेल्फ। तो आता होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन काम कैसे रहते हैं आप? गुस्सा तो नहीं आता पेशेंट के ऊपर, लेकिन ये है कि बंदा टायर्ड हो जाता होता है होगा नहीं, ये mentally। कैसे सवालात कर रहे हैं ये? या बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है आपका ताल्लुक, कि जितना आपने पढ़ा है उतना सामने वाले बंदे ने शायद नहीं पढ़ा होता या जाना होता। ये आर गूगल डॉक्टर्स बेसिकली। एग्जैक्टली, लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि जिन्होंने फिजियोथेरेपी में डिग्री ली हुई होती है, वो लोग, उनको भी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ जो डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स हैं वो आपके पास आए हो ट्रीटमेंट करवाने और उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया हो जिससे आप एकदम से शॉक हो गए हो कि इसने क्या सवाल किया? कभी हुआ ऐसा? समटाइम्स इस तरह होता है कि किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की लाइफ में भी इस तरह होता है कि आप एक डायग्नोसिस स्टेब्लिश करें तो वो उससे पीछे हो। जैसे आप एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को करें डायग्नोस के भाई फ्रोजन शोल्डर, ऐसे ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा पीछे हो, सर्वाइकल रीजन में हो, तो समटाइम एक्सपीरियंस डॉक्टर की भी लाइफ में आता है ये वाली। और दूसरा ये है कि भाई हम खुद भी ह्यूमंस होते हैं, वी गो थ्रू दीज पेनफुल। मेरा यूनिवर्सिटी का सेकंड डे था और मुझे जो है क्रच पैरालिसिस हुआ पड़ा था, यहाँ जो नर्व इम्पीचमेंट थी। ओके। हाफ जो है मेरी बॉडी बिल्कुल वो, तो ये एकदम से आपको या हुआ, फिर आपने मतलब कैसे उसका ट्रीटमेंट करवाया, क्या हुआ? उसका ट्रीटमेंट जो है मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट से ही करवाया था। ठीक है, अच्छा सही है। ठीक है, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से ख़ास आप कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी डिसऑर्डर्स होते हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिस डिसऑर्डर ने आपकी सेल्फ ग्रूमिंग की हो? या कोविड-19 में कुछ पेशेंट जो मुझे मिले थे कोविड-19 ही के डील करने, वो आईसीयू में हों या फिर ओपीडी के अंदर हों, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है ना, वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि दे आर इम्प्रूविंग सो मच। उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे 70 थी, 80 थी, इवन आफ्टर एक्सरसाइज उनकी 89 थी आउट ऑफ 100, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल। ठीक है नॉर्मल जी। और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर, जो लोगों को नहीं पता होता कि दिल की और रेस्पिरेटरी सांस की बीमारियों में जो है वो फिजियोथेरेपी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। किस तरीके से अहम किरदार अदा करता है, ज़रा डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग बहुत से मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, ख़ासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको दिल का मर्ज़ जो है वो लाहक है, तो बताइएगा कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए? देखिए, कार्डियक जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें फर्स्ट जो लिखा होता है वो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, तो आप जिम स्टार्ट करेंगे वो आपको कहेंगे कि भाई आप कार्डियो करें, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि दीज एक्सरसाइजेज आर लाइट एंड दिस आर जस्ट टू वार्म अप यू ना। तो कार्डियक रिलेटेड इश्यूज में हम उनको जो है एक कॉकटेल देते हैं वार्म अप के लिए, कुछ फिटनेस एक्सरसाइजेज देते हैं, जैसे ट्रेडमिल हो, लेकिन इस हद तक हो, इतने मिनट्स तक हो, ठीक है, तो इतनी रेप्स उनकी होनी चाहिए, इतने मिनट्स वगैरह। तो वो हम उसको मॉनिटर करते हैं, उनका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि आपकी जो है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ कब हुआ और कितना पुराना है, उस लिहाज से हम एक ट्रीटमेंट प्लान उनको देते हैं। एक्सरसाइज रिलेटेड होता है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी में जो है कपिंग करते हैं, परकशन करते हैं इसकी हार्ट। तो कपिंग जब आप कर रहे होते हैं तो उससे पहले भी आप कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि वो करें? कौन से टेस्ट होते हैं वो? स्पायरोमेट्री हम स्पायरोमेट्री, देखें कि भाई उसकी कितनी डेप्थ है, लंग कैपेसिटी वगैरह वगैरह कितनी है लंग की,
और कार्डियक की हम ईसीजी वगैरह देखते हैं, ईसीजी देखते हैं। या बेसिकली इट्स अ टीम ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट की है वो। अगर कार्डियक से रेफ़र होकर आया, अगर आपके पास डायरेक्टली आया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको फर्स्ट ईसीजी के लिए भेजें, मुख्तलिफ टेस्ट के लिए भेजें, उसके बाद आप डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करें, ठीक है। उसके मुताबिक आप एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। अच्छा, मुझे आपसे ये भी चीज़ पूछनी थी कि जिन लोगों की ईसीजी हो चुकी होती है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, बाईपास हो चुका होता है, तो क्या उनके लिए भी किसी ख़ास किस्म की फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है? या जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइट फिटनेस एक्सरसाइजेज में वो आती ठीक हैं, है। या वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है। और अगर वो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट हो फिर? डायबिटिक पेशेंट में ये है कि उसकी लाइफ में जो है, एक तो डाइट उसका बहुत रोल प्ले करती है, उसको डेली वॉक करनी चाहिए, ठीक है। और जो है लाइट एक्सरसाइज वो ज़रूर करता रहे, क्योंकि डायबिटिक जो है वो ज़ाहिर है वो उसके साथ चलता रहेगा। और डायबिटिक्स की जो है कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उससे जो डिजीज़ मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत ही ग्रेजुअली स्लोली सही होते हैं। तो इसमें पेशेंट का बहुत रोल होता है। हम उनको जो इंस्ट्रक्शंस दें कि आप अपनी बैलेंस डाइट इतनी रखें, ठीक है, और आप जो है ये डेली एक्सरसाइजेस करते रहें, तो वो उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जिनमें वॉक हो, बेसिक वॉक आधे stretching और घंटे की, fitness 1 घंटे exercise, की फिटनेस या हाफ एक्सरसाइज। आवर तो काफ़ी ज़्यादा है, इवन 20 मिनट्स भी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिमिंग करते हैं, दे आर जिम फ्रीक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, Yeah. लेकिन इतना जिम कर लेते हैं कि उनकी बॉडी बिल्ड तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा होता है उनका स्टेमिना। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से केयर करते हैं? स्पोर्ट्स सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट जो होता है वो इसको डील करता है। देखिए, जिम आप जब करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आते हैं कि आप जो है ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करने के बजाय आप जब तक बड़ा और सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। या सप्लीमेंट्स जो उस पर भी मैं आता हूँ। आप ग्रेजुअली बढ़ाने के बजाय बड़ा वेट उठा लें, आपको स्पाइन प्रॉब्लम आ जाएंगे। स्पाइन प्रॉब्लम आ जाता है जी। और आपने कितनी रेप्स रखी हैं डेली, उनका होना चाहिए। आप एक अच्छे कंसल्टेंट से या ट्रेनर से बोलें, कंसल्टेंट से बेहतर है फिजियोथेरेपिस्ट से। वो आपको बताएगा प्लान कि भाई आप इतना एक्सरसाइज करें, इतनी रेप्स करें, वगैरह वगैरह। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि दे डू मोर देन दे कैन, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर उनको कार्डियक इशू है तो भी, अगर नहीं भी है तो उनकी इंड्योरेंस से बढ़ जाती है कि एक्सरसाइज ना, तो उनका जो कार्डियक रेट है वो इतना आगे जा चुका होता है, या ग्लूकोज लेवल सडनली ड्रॉप होता है, तो उनको वो गेन नहीं होता वो। क्योंकि आपको एक्सरसाइज वही देती है जो आपकी जो है ऑक्सीजनेशन ठीक करती हो। अगर उसकी ऑक्सीजनेशन ठीक करती हो तो ही आप उसे गेन करेंगे, मसल उसे गेन करेगा, नहीं तो वो लॉस में चला जाएगा। अच्छा, आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर की आपकी फील्ड से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड? क्योंकि कोविड-19 आया, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले जो लोग बाहर निकलते थे, जिम करते थे, वॉक करते थे, स्विमिंग पे जाते थे, वो जाना कम हो गया है। हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पर ज़्यादा हुए हैं। तो ये बताइएगा कि आपने क्या नई चीज़ें डिस्कवर की अपनी फील्ड के हवाले से, और लोगों में आपने क्या एक चीज़ डिस्कवर की जो आपने पहले नहीं की थी? डिस्कवरी जो थी वो एक बहुत ही अमेजिंग थी कि एक पेशेंट था जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल ही ड्रॉपिंग थी। ठीक है। तो when I did physiotherapy on him, he improved to such a level that I was really shocked in amazement कि भाई 89 after exercise, this is so good। तो पेशेंट जो है वो कराची से, वो इतना एबल हो गया, कराची से इस्लामाबाद ही ट्रेवल्ड। अच्छा, थ्रू कार? या कराची टू इस्लामाबाद उसने ट्रेवल वो कर सका। तो ये एक बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा आप जो है, मेरे अपने फादर को भी कोविड-19 हुआ था। ओके, या ठीक है। वो फिर बहुत चैलेंजिंग बन गया होगा, फिर घर वालों ने ये भी कहा होगा कि आप भी मत जाएं, आप भी ख्याल रखें अपना। He used to tell me that तुम एहतियात नहीं करते हो, हमें आपसे डर लगता है। तो अच्छा, या नहीं, ये चीज़ हुई थी जब फादर को आपके कोविड हुआ था, तो उस टाइम पे आपने मतलब इन्फॉर्म कर दिया था डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी को कि मेरे फादर को कोविड है, इस तरीके से? फिर आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए? वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो ठीक है, मेरा भी ये रोल था कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को मैं थोड़ा काम डाउन रखूँ कि भाई दिस इज जस्ट इनिशियल स्टेज, आप एहतियात कौन कौन सी हैं, प्रिवेंशंस कौन कौन सी हैं वो रखें। और जैसे कोविड-19 वाज इन द मार्केट, वी वर रिसर्चिंग ऑन इट कि बेसिकली ये है क्या।
इसकी प्रिवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी है और इनिशियल स्टेजेस पे उससे किल करने का क्या। अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, स्टीम कैसे लेना चाहिए। डू नॉट टेक द स्टीम थ्रू न्यूबलाइजर। ओके, या ये हम गलती करने जा रहे थे और हम बच अच्छा। गए थे, या दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर अस टू। ठीक है। तो वो बेसिकली उसे स्प्रेड करते हैं न्यूबलाइजर। आप स्टीम लें, जस्ट कॉमन सॉल्ट ऐड करें और नॉर्मल तरीके से लें, पॉट में गर्म पानी डाल के उससे लें स्टीम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एहसन हमारे साथ आज मौजूद थे। इन्होंने स्टीम के हवाले से बात की, इन्होंने फिजियोथेरेपी के हवाले से बात की। तो स्टीम जो है आप नेबुलाइजर के थ्रू लें, नॉर्मल स्टीम लें और अपने आप को भी हेल्दी रखें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अबीर हुसैन को रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।